बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिनाल और मैं हूं अलियनिक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। और जनाब, मॉनसून का तबाहकुन स्पेल इस वक्त जारी है और जहां पूरा मुल्क इसकी लपेट में है, वहां खुशखबरी कराची वालों के लिए ये है कि कराची में भी मूसलाधार बारिश हुई है और सिंध में भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। और कराची वाले बहुत बहुत देर से मुंतज़िर थे कि यहाँ कब बारिश बरसेगी। और अब जनाब सुबह से बारिश हो रही है। उसके मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ क्लिफ्टन डिफेंस, कयूमाबाद, शारा फैसल, काली घटाएं छाई हुई रहीं और यहाँ पर बारिश का आप मनाजिर भी देख सकते हैं। और कराची में जब भी बारिश होती है तो ज़्यादा बारिश होने से ज़्यादा पानी आता है और वहाँ के लोग उसे भरपूर इंजॉय करते हैं। और इस तरह से ये खैर की और रहमत की ही हो, क्योंकि मुल्क भर में जिस तरीके से मानसून ने तबाही मचाई हुई है, खासतौर पर इस स्पेल ने, वो हम सब के सामने है। खैबर पख्तूनख्वा अभी तक सबसे ज़्यादा मुतासिर है। बुनेर की बात करें, सबसे ज़्यादा तबाही हुई है वहाँ। गुज़िश्ता रोज़ सवाबी में क्लाउड बर्स्ट और लैंड स्लाइडिंग ने हर तरफ तबाही मचा दी। जो सैलाबी रैले हैं उनके बाइस कई घर डूब गए हैं। बिफरे रैले 11 कीमती जाने और कई घरों को बहा कर ले गए और मुतासरा इलाकों में हर जगह मलबे का ढेर और तबाही के अलमनाक मनाजिर देखने में आ रहे हैं और कई घर और इमारतें मलिया मेट हो चुके हैं। मुतादिद सड़कें और पुल बह चुके हैं। कई इलाकों से राबते अभी तक मुनक़ता हो गए हैं और चेयरमैन NTMA के मुताबिक अब तक बारिशों से 670 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और मजीद 2 खतरनाक स्पेल्स अभी बाकी हैं। जी, जो 7वें मानसून के स्पेल से गुजर रहे हैं, इसमें अब तक तकरीबन 670 के करीब जानी नुकसान हो चुका है। लोग बदकिस्मती से इसका शिकार हुए और इसमें तकरीबन 1000 के करीब वो लोग हैं जो मुख्तलिफ इंजरीज से गुजरे। बदकिस्मती से इस वक्त जो मिसिंग पर्सनस हैं जो इस क्लाइमेट मानसून का शिकार हुए, वो भी तकरीबन 80 से 90 ये वो लोग हैं जिनका अभी तक तलाश जारी है। और खुदा न खास्ता अगर ये तलाश कामयाब ना हुई तो ये डाटा भी कैजुअलिटीज़ में काउंट होगा। अभी 2 मानसून के स्पेल्स और आ रहे हैं, जो 23 अगस्त से एंड ऑफ अगस्त है और दूसरा पहले 10 दिन सितंबर के। ये ज़्यादा क्रिटिकल हैं। इसके बाद हम समझते हैं कि ये बदतरीज ये मानसून आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ करते हुए मुतदिल हो जाएगा और सितंबर के एंड तक इंशाल्लाह ताला ये मामूल सिचुएशन आ जाएगी। तो जनाब, खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा मुतासर है। उधर वफाकी काबीना ने 1 माह की तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासिरीन को देने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सैलाब मुतासिरीन की इमदाद से मुतल्लिक इजलास हुआ, जिसमें शहबाज शरीफ ने कहा कि मुसीबत की घड़ी में कोई वफाकी या सूबाई हुकूमत नहीं, इमदाद के लिए रास्ते खोलना पहली तरजीह होनी चाहिए। विफाक जाँ बहक अफराद के अहल खाना और मुतासिरीन को वज़ीर आज़म पैकेज के तहत भी इमदादी रकूम देगा। और दूसरी जानिब वज़ीर आला KP का सैलाब ज़दगान के लिए 1 माह और काबीना अरकान की 15 दिन की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। इस पर हमने बात करनी है और इसके लिए हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया है। एहतशाम बशीर ने पेशावर से और नईम असगर ने इस्लामाबाद से। एहतशाम इस वक्त दरिया काबुल के किनारे खड़े हैं। एहतशाम, आप बताइएगा इस वक्त दरिया काबुल में क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, क्योंकि दरिया सिंध में तो मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब है। ये बिल्कुल इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के हवाले से बुनेर और फिर उसके बाद स्वाबी की, तो इस वक्त दरिया काबुल में जो सूरत हाल है वो दरमियाने दर्जे का सैलाब है। यहाँ से पानी जो है वो गुजर रहा है और जहाँ तक बुनेर की सूरत हाल है वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ अभी तक जारी हैं। जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर भारी मशीनरी नहीं पहुँच पा रही, जिसकी वजह से वहाँ पर जो भारी पत्थर आ गए थे जो बादल फटने थे, तो वहाँ पर उनको क्लियर करने में काफी मुश्किलात का सामना है। और ये जो रेस्क्यू जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि जिस मकाम पर ये बादल फटे थे वहाँ पर कई अफराद जो है अभी तक लापता है, उनकी तलाश जारी है। और जब तक वहाँ पर रास्ते क्लियर नहीं किए जाते, वहाँ पर पत्थर नहीं उठाए जाते, तो लापता अफराद के बारे में मालूम करना काफी मुश्किल होगा। और कल जो सूरत हाल बनी थी स्वाबी में, वहाँ पर भी बादल फटने थे जो है वो वहाँ पर लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना है। तकरीबन 25 अफराद के बारे में बताया जा रहा है जो जाँ बहक हुए थे। रात गए तक वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था, लेकिन वहाँ पर रात की तारीख की वजह से ऑपरेशन रोक दिया गया था। लेकिन आज सुबह फिर वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जो घर वहाँ पर मुतासिर हुए हैं, वहाँ पर मलबा पड़ा है, उसको उठाने का काम शुरू कर दिया गया है। और जैसे कि बताया गया है सीफर के हवाले से, तो 22 अगस्त तक बारिशों के स्तर का पेशन गोई की गई है। और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर मुखियाओं से कहा गया है कि वो सफर से गुरेज करें। जो नदी नालों के करीब रहने वाले हैं उनसे कहा गया है कि वो महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। ये जो दरिया काबुल मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ ये दरियाए सवात से और फिर
जो मलाकंड के एरियाज हैं वहाँ का जो वहाँ पर अगर फ्लड आए तो फिर वो ये इस दरिया से होकर गुजरता है। तो चरपदा का जो एरिया है, पेशावर का जो एरिया है और मलाकंड से जो गुजरने वाले दरिया है उसके इर्द गिर्द के रहने वालों को भी कहा गया कि वो महफूज मकाम पर मुंतकिल होते। और सूबाई हुकूमत की जानिब से भी ये ऐलानात किए गए हैं कि जो मुतासर हुए हैं अफराद और जो घर हुए हैं उनको बनाया जाएगा, मुतासरीन की इमदाद की जा रही है। और उन्होंने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट जो है अगर उनके साथ कोई हेल्प भी नहीं करती तो फिर भी वो लोगों की इमदाद के लिए तैयार है। इसी तरह जो इमदादी तंजीमें हैं वो भी बुनेर और बाजौर सवात के इलाके में पहुंच गई हैं और वहाँ पर मुतासरीन की इमदाद की जा रही है। ठीक है एहतशाम, आपने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन तो जारी है, रिलीफ ऑपरेशन जारी है, सर्च ऑपरेशन किन किन इलाकों में जारी है इस वक्त? देखिए सर्च जो है ऑपरेशन बुनेर का जो जहाँ पर बादल फटे थे वहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी है। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर काफी भारी पत्थर जो है वहाँ पर आए हुए हैं तो उसको उठाने में और उसको वहाँ से क्लियर करने में काफी मुश्किलात का सामना है। और दूसरा जो है कल जो स्वाबी में बादल फटने से जो गांव मुतासर हुए थे वहाँ पर अभी भी मलबा उठाने का काम आज सुबह फिर दोबारा शुरू कर दिया गया है। और जो रेस्क्यू जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि मुनीर का जो एरिया है वहाँ पर तकरीबन 300 से 350 अफराद जो है अभी भी लापता है, जिसके बारे में अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन स्वाबी में सूरत हाल बुनेर से थोड़ी मुख्तलिफ है क्योंकि वहाँ पर एक्सेस है पहुंचने में, तो वहाँ पर भी अभी रेस्क्यू दोबारा शुरू कर दिया गया है। और जो रेस्क्यू जराए हुए बता रहे हैं कि आज जो है तो जो मलबा है वो उठा लिया जाएगा और लोगों को जो है वो महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। नईम, आप बताइएगा इस्लामाबाद में इस वक्त क्या सूरत हाल है, नालों की क्या सूरत हाल है? अली, जिस तरह पेशावर से हमारे साथी बता रहे थे जो मानसून का सीज़न है वो चल रहा है और मानसून के सीज़न में बारिशें होती हैं। इस्लामाबाद में रावलपिंडी में जो बारिशें थी वो कल सुबह बारिश हुई है, उसके बाद बारिश नहीं हुई। लेकिन इसके बावजूद जो बरसाती नाले हैं उनमें तुगयानी है, बरसाती नालों में पानी है। और रावल डैम इस्लामाबाद का जो एक ही डैम है, इस्लामाबाद में सबसे बड़ा डैम है, उसमें भी पानी की सतह जो है वो बुलंद हुई थी। चंद रोज कबल उसके स्पिलवेज खोले गए थे और उसमें से पानी को निकालना पड़ा था। नदी नाले जो है, बरसाती नाले जो हैं वो उनमें तुगयानी की सूरत हाल है। लेकिन कहीं पर भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त जो है फ्लड का जो अलर्ट है वो जारी नहीं किया गया, क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जब फ्लड की सिचुएशन होती है तो सबसे ज़्यादा जो परेशान कुन सूरत हाल होती है वो रावलपिंडी में नाला लई के इर्द गिर्द के इलाकों में होती है। वहाँ पर भी इस तरह की सिचुएशन नहीं बताई जा रही। महकमा मौसमियात ने ये बताया है, जिस तरह कि अब से कुछ देर पहले महकमा मौसमियात ने ये बताया था कि सिंध के इलाकों में, सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में अब से 2 घंटे के दौरान बारिश मुतवक्को है। तो उस महकमा मौसमियात की पेशन गोइयों की बात की जाए तो इस सीज़न में हमने देखा है कि महकमा मौसमियात की जो पेशन गोई थी अब वो पहले दिनों की होती थी, 24 घंटों की होती थी, हफ्तों की होती थी, लेकिन अब वो एक घंटा पहले बता रहे हैं कि इस तरह का मौसम हो सकता है। महकमा मौसमियात ने सिंध के हवाले से बताया था, जैसा आपने भी अपने इंट्रो में बताया कि कराची में बारिश हो रही है, इसी तरह उमरकोट में भी बारिश हो रही है, कश्मीर में भी बारिश हो रही है और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश इस वक्त हो रही है। अच्छा, इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में मतलब बताई कि बारिश कल हुई थी, उसके बाद से सूरत हाल अभी कोई इस तरह की नहीं है कि कोई सैलाबी सूरत हाल का खदशा हो। लेकिन एकदम से ही आपने कहा कि आवरली जो है वो महकमा मौसमियात प्रेडिक्शंस कर रहा है, तो बेहतर नहीं है कि पेशगी इंतजाम के तौर पर खास तौर पर नाला लई के इर्द गिर्द की जो आबादी है उसको खाली करा लिया जाए, क्योंकि पिछली बार भी खासा नुकसान हुआ था। हिना, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। यही पॉइंट जो है हम काफ़ी देर पहले से रेज कर रहे हैं और जो इस्लामाबाद रावलपिंडी के अवामी हल्के हैं वो ये रेज कर रहे हैं। बेसिकली पॉइंट ये नहीं है कि उनके जो है आबादियां जो नाला लई के इर्द गिर्द हैं उनको उठाया जाए। बेसिकली जो अवामी हल्के हैं वो इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि जो नालों की गुजरगाहें हैं उन पे जो लोगों ने कब्जा किया हुआ है उनको उठाया जाए, उन लोगों को वहां से हटाया जाए।
इस्लामाबाद के नालों की बात करें तो इस्लामाबाद के नदी नाले जो हैं वो चूंकि इस्लामाबाद मागला हिल्स के बिल्कुल सेंटर उनके फुट पे वाक़या है, तो ऊपर से जब भी पानी आता है वो बड़ी स्पीड से आता है और नदी नाले बरसाती नालों की ज़मीन को अगर उनके रस्तों को रोका जाए तो वो बड़ा खौफनाक सैलाब की सूरत हाल इख्तियार करता है। देखिए जिस तरह पेशावर में आपको पत्थरों का सैलाब नजर आ रहा है, तो जब पानी ऊपर से आता है तो वो सिर्फ पानी नहीं होता, उसके साथ पत्थर भी आते हैं। तो अब से कुछ दिन पहले मतलब चंद हफ्ते पहले जो सैदपुर में वाक़या हुआ था वो भी इस वजह से हुआ था कि नदी नाला जो था उसका रास्ता रोका गया था। इसके अलावा इस्लामाबाद के जो नदी नाले उनके रास्ते रोके जाते हैं, तो लोग ये कहते हैं, अवामी हल्के ये कहते हैं कि जिली इंतजामिया और जो हुकूमतें हैं उनको चाहिए कि जो पानियों के रास्ते हैं उन पर जो कब्जा करने वाले लोग हैं उनको हटाएं, उनको वहां से हटाया जाए। जिस तरह है ना आपने बात की कि जो नाला लेई के इर्द गिर्द की आबादियां हैं, वहां पर भी बहुत सी आबादियां ऐसी हैं जो बरसाती नाला है, अब वो तो किसी की जमीन नहीं होती, तो जब वो पानी खुश्क होता है लोग वहां पर कब्जा कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने तो वहां पर प्लाजे जमा बनाए हुए, मैं भुगतना पड़ रहे हैं इस चीज के। नईम और एहतशाम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सैयद वकास जाफरी साहब, सेक्रेटरी जनरल अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया वकास साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा इस वक्त क्या एक्टिविटीज जारी हैं अल खिदमत फाउंडेशन की? जी बहुत शुक्रिया अली नीक साहब, मैं बहुत ममनून हूँ कि आपने मुझे इस पर लिया इस मौके पर। अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन अपनी एक समाजी और कौमी जिम्मेदारी के तौर पर हर साल ही मानसून में पूरे मुल्क में अपने वर्कर्स को अलर्ट रखती है। और ये आपको इल्म होगा कि 14 अगस्त की रात यानी गोया कि 15 की जुम्मे की सुबह एक क्लाउड बस्ट हुआ है, खासतौर पर सवाबी के इलाके के अंदर, और हमारी टीम मौजूद भी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसी दिन अपनी सरगर्मियों का इस वक्त आगाज कर दिया था। और अल खिदमत फाउंडेशन इस वक्त तकरीबन हमारे को 1100 वर्कर्स जो है कि इन इलाकों में सिर्फ बुनेर में नहीं बल्कि सवाबी में भी और बाजोड़ में ये खास तौर पर। और मैं आपको बताता चलूँ कि आपके इल्म में होगा कि ये इस्तोर, गिजर और हुंजा और दियामर में भी अगरचे छोटे पैमाने पर है, लेकिन यही सूरत हाल है जीबी में और वादी नीलम के कुछ हिस्से खासतौर पर रत्ती गली यहाँ भी है। तो गोया अल खिदमत फाउंडेशन की टीम जो है वो हर जगह यानी अलर्ट है। हमने 15 की रात को अपनी जो कि जूम मीटिंग की और हमने अपने इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर के जो ऑफिस थे उनको हमने पूरी तरह जो है कि अलर्ट किया। और 16 को हमारा पहला काफिला जो है 16 अगस्त को जो है वो सह पैर को हमने इस्लामाबाद से रवाना किया, जिसमें 10 एम्बुलेंसेस थी, 3 मोबाइल क्लिनिक थे और 5 ट्रक सामान था। ये बिल्कुल अगले ही दिन जो है हमने रवाना कर दिया। इस वक्त तकरीबन आप कह सकते हैं हम 7.5 करोड़ का सामान इस वक्त तकसीम कर चुके हैं और ये सिलसिला जो है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से शुरू हो चुका है। दुरुस्त वकास साहब, बिल्कुल हमें पता है कि किसी भी किस्म की आफत हो या इस तरह का कोई नुकसान पहुंचे मुल्क को तो फौरी तौर पर अल खिदमत फाउंडेशन जो है वो अलर्ट हो जाती है और रजाकार फैल जाते हैं आवाम की खिदमत के लिए। ये बताइएगा कि अभी तक कोई ऐसे एरियाज हैं जहां तक अभी तक अल खिदमत की भी रसाई मुमकिन नहीं हो पाई है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ज़मीनी राबता जो है वो मुनक़ता हो गया है? जी देखिए ना, अल खिदमत की हमें एक ये एज हासिल है बाकी इदारों के साथ साथ कि हमारे वर्कर्स जो है कि हर जगह मौजूद है। यानी मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त कल 3 घंटे का सफर करके पहाड़ी इलाके में हमने राशन पहुंचाया है, यानी पहाड़ी इलाके के अंदर, और ये इसकी फुटेज वगैरह भी हमारे फेसबुक के ऊपर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये अगर पता है कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा मसला है। पहले दिन तो आपको मालूम होगा कि इन इलाकों के अंदर तो मोबाइल सर्विस भी नहीं थी, मौसम की वजह से भी और ये सारी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह राब्ता हर जगह हो गया। आपको मैं बताता चलूँ कि इस वक्त जो है कि हम 470 फोल्डिंग बेड, चूंकि लोगों के मकान तबाह हो चुके हैं, हम वहां पहुंचा चुके हैं। व्हील चेयर 70 के करीब हम वहां पहुंच चुकी हैं। खैमे, तरपाले, गर्म खाना इस वक्त दिया जा रहा है, फूड पैकेज, मच्छरदानी और पानी के टैंकर जो है, यानी ये वो सारी सरगर्मियां हैं कि जो इस वक्त जो है की जा रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी ऐसी जगह जैसे जैसे राब्ते में आ रही है और हम पूरी तरीके से हम समझते हैं सिर्फ अल खिदमत के बस की बात नहीं है। हमारे इदारे जो है कौमी इदारे, पाक फौज, हमारा जो है कि NDM में, PDM में, हम उनके साथ पूरे तरीके से उनकी तरफ से जो डिमांड आती है तो अल खिदमत कोशिश करती है कि उनको फराहम कर सके। बिल्कुल। और ये बताइएगा कि आप सर्च एंड रेस्क्यू में भी हाथ बटा रहे हैं? जी बिल्कुल। यानी इस वक्त हमारे यानी आज ये आपको बताना बहुत मुनासिब होगा कि आज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे है। 19 अगस्त को पूरी दुनिया में इमदादी सरगर्मियां करने वाले कारकुन के जो अपनी जान कुर्बान करते हैं उनकी याद में मनाया जाता है।
बुनेर में अल खिदमत फाउंडेशन का एक जो है कि इमदादी कारकुन ज़हूर अहमद जो है कि इन्हीं सरगर्मियों के दौरान शहीद हुआ है। हम उसको खराज तहसीन पेश करते हैं और ऐसे तमाम वर्कर को जिनका ताल्लुक पाक फौज से है, हमारे रेस्क्यू के इदारों से है। तो इस वक्त जो है बिल्कुल पूरी तरीके से हमारी टीम जो है कि कोलैबोरेशन के साथ जो है हम बल्कि लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस वक्त यानी आप हमारे फील्ड जो है कि ऑफिस से रब्ता करके सामान भेजे, चूंकि ऐसा ना खुदा ना खासा इस तरह जल्जले के अंदर सामान बेतरतीबी तरीके से आ गया और हर जगह पर लोगों ने यानी आप समझे ना कि वो यानी गैर मुनज़्ज़म तरीके से काम किया। तो हमारी दरख्वास्त होगी कि इमदादी इदारों और अल खिदमत से रब्ता करके आप पहुंचाएं। इस मौके पर हम इन तमाम वर्कर्स को खराज तहसीन पेश करते हैं और सच्ची बात है इनमें हमारे वो गुमनाम लोग भी मौजूद हैं कि जो बिल्कुल इस वक्त ये हमारी समाजी और हमारी मजहबी रवायत है कि इस वक्त आम लोग बड़ी तादाद में अल खिदमत के साथ और कौमी इदारों का साथ दे रहे हैं। बिल्कुल अल खिदमत के रजाकार और वैसे जो लोग इस सारे जो क्लाइमेट चेंज है इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोगों की रजाकाराना तौर पर मदद कर रहे हैं, उन सबको हम भी सलाम पेश करते हैं। अच्छा वक़ास साहब, एक चीज़ जो हम डेली बेसिस पर यही बात कर रहे हैं, जब से ये मॉनसून के बाद ये मौसमियाती तगय्युरात का सामना हमने करना पड़ रहा है, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम खुद ही हैं? हमने खुद अपने जंगलात को काट काट कर कंक्रीट के अब जंगल बना दिए हैं और फिर उसके बाद अब जो नताइज हैं वो तो हमें भुगतने पड़ेंगे। आपने बहुत ठीक तवज्जो दिलाई है। ये जो मेडिकल में कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये जो है कि परहेज इलाज से बेहतर है। सच्ची बात तो ये है इस वक्त पूरी दुनिया इस पर आ चुकी है कि ये जो मौसम की वो तेज चेंज हुई है, जो यानी पैटर्न चेंज हुआ है क्लाइमेट, इसके बाद इसकी जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों की अवेयरनेस, एडवोकेसी, तालीम के जरिए से, मीडिया के जरिए से जो है कि ये काम सारे साल करने वाला है। देखिए जिस तरह अभी हमारे दोस्त ने बहुत ठीक कहा कि अब सिर्फ मौसमियाती अलर्ट काफी नहीं है, इसलिए कि इन इलाकों में कि जो इलाके इन जो है कि जो डिजास्टर प्रूवन एरियाज हैं हमारे, उसमें जो है कि हमें अपने प्राइमरी के निसाबों में इनको शामिल करना है। हमारा मीडिया सारा साल लोगों को बताए और सच्ची बात है हमारे जो रेगुलेटरी अदारे हैं, चाहे इस वक्त हमारा गवर्नमेंट का जो बल्दियात का कोई निज़ाम मौजूद नहीं अमलन, अगर है भी से उसके पास वसाइल नहीं है, अगर वो काम भी कर रहे हैं तो उनकी कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन जो है कि सूबाई और कौमी इदारों से मौजूद नहीं है। तो गोया अवामी सतह पर आगाही और एडवोकेसी से लेकर और रेगुलेटरी इदारों की जो है कि एग्जीक्यूशन और उनकी अलर्टनेस तक, और आपस में इन तमाम इदारों की, चाहे वॉलंटियर अल खिदमत की तरह के इदारे हों और चाहे कौमी इदारे हों, जब तक ये सारे फैक्टर अपना अपना किरदार नहीं करेंगे तो शायद हम इस आजमाइश से ओहदा बराना हो सके। बिल्कुल वकास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और जिससे कि आपने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है कि मीडिया को अपना जो किरदार निभाइए, तभी हम अपने प्लेटफॉर्म से ये कोशिश करते रहते हैं कि कतरा कतरा करके दरिया हो जाए, किसी सूरत आपको मौसमियाती तगय्युरात का राख हो जाए। और उसकी वजह से जो बार बार हम जिक्र कर रहे हैं जो क्लाइमेट चेंज है, ये माजी का किस्सा नहीं है, ये हमारी आंखों के सामने है, जो हमारे पहाड़ों को चीर रहा है इस वक्त, सरसब्ज वादियों को पत्थरों के साथ अब मलिया मेट कर रहा है, गाँव की खूबसूरती को उजाड़ है। हमने ये रास्ते देखे हैं और आपको एक्सप्रेसों के जरिए दिखाए भी हैं, इनकी अनकही कहानी आपको सुनाई भी है। और जन्नत नज़ीर का मंजर पेश करती ये वादियाँ आज आफत के साए में डूबी हुई हैं। यहाँ के बासियों ने अपनी ज़मीनों को आबाद करने में अपनी उम्रें लगा दी, खेतों को हरियाली दी, बागों को खुशबू दी, घरों को रौनक दी, मगर एक ही लम्हे में सब मिट्टी का ढेर बन गया। ना बिजली बाकी रही, ना राबते के जराए, ना सहूलतें, ना सहारा। जो जिंदा बच गए उनके पास टूटे हुए ख्वाब। ये लोग सिर्फ जिंदा रहने के नहीं बल्कि बेहतर जिंदगी के हकदार हैं, लेकिन ये लोग खामोश नहीं, वो एक दूसरे का सहारा बने खड़े हैं। उनके हौसले मिट्टी से भी ज़्यादा मजबूत है, उनका इत्तेहाद पहाड़ों की तरह अटल है। बस ये मजबूत ढांचे, मौसर डिजास्टर मैनेजमेंट और माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ जो हकीकी इक़दामात हैं उसके मुस्तहिक है। और इसके साथ साथ हर कोई अपनी सतह पर काम कर रहा है। जो कोई भी साहिब इस्तिताअत है खुदारा इनकी मदद को पहुँचे। ये ख़ानदान आपकी दादरसी के मुंतज़िर हैं, इनकी मदद करें, इनकी आवाज़ बने और इनके हौसले बुलंद करें। इनका हौसला इन वादियों की सांसें कायम रखेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद कुछ बात करते हैं। वेलकम बैक। एक तस्वीर में वो ताकत होती है जो लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती है, और कैमरा महज लेंस और बटन नहीं बल्कि एक जिंदा कहानी सुनाने वाला जरिया है। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आलमी फोटोग्राफी डे की, और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आलमी शोहरत याफ्ता फोटोग्राफर असमार हुसैन बलोच। उनका कैमरा महज मनाजिर कैद नहीं करता बल्कि जज्बात, एहसासात, सकाफत को भी जिंदा रखता है।
उनकी तस्वीर में आपको रोशनी और साए का हसीन इम्तजाज मिलेगा और फ्रेम की खूबसूरती, तरतीब और एक ऐसी कहानी मिलती है जो देखने वाले को अपने साथ बांध लेती है। उन्होंने अपने कैमरे के जरिए पाकिस्तान के खूबसूरत पहाड़ों, वादियों, शहरों, गली कूचों को दुनिया के सामने पेश किया है, लेकिन आज वो अपनी फोटोग्राफी के जरिए एक और नए मिशन पर हैं। आज वो बुनेर में मौजूद हैं, सैलाबी सूरत हाल देख रहे हैं, बेबस पाकिस्तानियों की कहानी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, उनकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मजीद इसी हवाले से उन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्मार, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हम आर्मी फोटोग्राफी डे पर भी बात करते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप जहां पर मौजूद हैं वहां तबाही के मनाजिर हैं जो अभी तक हम पहले की और अब की तस्वीर कुछ देख सकें या कुछ वीडियोस देख सकें। आप वहां मौजूद हैं, बताइएगा कैसी सूरत हाल है इस वक्त बुनेर की? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच एक्सप्रेस न्यूज़ आपका इनवाइट करने का इस फोटोग्राफी डे पे। और यहाँ पे बुनेर में मैं मौजूद हूँ, बुनेर पीर बाबा जो एग्जैक्ट लोकेशन है। तो पीर बाबा में जो फ्लड क्लाउड आउटबर्स्ट फ्लड आया है वो गुजर गया, रेला बहुत तेज़ी से गुजर गया, लेकिन उसने पीछे जितना बड़ा डिज़ास्टर छोड़ा है शायद इसको सालों लग जाए रिकवर होने में। जिस जगह पे अभी मैं मौजूद हूँ, जिस घर में मैं मौजूद हूँ, इन लोगों का बिल्कुल जो ये वाटर स्ट्रीम है, वाटर स्ट्रीम के साथ ही इनकी दुकानें, इनका बिजनेस पीर बाबा मज़ार की बिल्कुल बैक साइड पे आबादी है, कच्ची आबादी है। तो इन लोगों को पानी क्रॉस करके गया और इनका कुछ भी नहीं बचा। इवन यहाँ पे कुछ डेथ्स भी हुई हैं और 2 दिन पहले मैंने यहाँ पे एक बच्ची की वो भी डेड बॉडी भी यहाँ से रिकवर हुई है। जो रोड है मेन पीर बाबा से जो पिशोनी गांव एक है, पिशोनी, उस गांव को जो रोड जा रहा है तो मैक्सिमम ट्रैफिक या जो रिलीफ के काम चल रहे हैं प्राइवेट या बाकी वो वहाँ पे चल रहे हैं। तो इस इलाके में ज़रा लोगों को हाईलाइट नहीं हुआ या इस इलाके में बाकी NGOs की और बाकी लोगों की नज़र नहीं पड़ी, तो हम बेसिकली फोटोग्राफर्स मिलके इस एरिया में आए ताकि इस एरिया को कवर करें, इसको रिलीफ की एक्टिविटीज बिल्कुल ऐड करें। अस्मार, हम देख रहे हैं बुनेर में बहुत तबाहकारियां हो रही हैं और बहुत से मनाजिर हमारे सामने आ ही रहे हैं, लेकिन आप चूंकि वहां पर खुद से मौजूद है, बताइएगा कि क्या हुआ क्लाउड बर्स्ट के बाद, आप क्या देख पा रहे हैं जो पहले कभी यहाँ पर नहीं देखा गया? जी अच्छा, यहाँ पे सबसे जो बड़ा सैलाब आया था वो 1992 में आया था मकामी लोगों के हिसाब से। वहाँ पे जहाँ पे पानी आया और पानी रुक गया, बट ये जो क्लाउड बर्स्ट था इसकी जो हाइट थी, मतलब इतने कम टाइम में, इतने कम स्पैन में इसकी हाइट 14 फीट तक थी। मतलब एक स्लोप पे 1 फुट 2 फुट पानी की समझ आती है, लेकिन एक स्लोप पे 10-12 फुट 14 फुट पानी जब आए तो उसकी पावर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी पावर में आया होगा। वो जितना डेब्रिस लेके आया और जितने बड़े बड़े बोल्डर्स और स्टोन्स लेके आया वो लोगों के कमरों में पड़े हैं। कमरे में वो कैसे आया, इतनी पावर से आया कि उसने दीवारें क्रॉस करके। तो इनको मशीनरी चाहिए, इनको ऐसी लेबर या ऐसी मैन पावर चाहिए जिससे ये क्लियरेंस कर सकें। तो ये जो पानी का इतना ज़्यादा आउटबर्स्ट था, एक तो हाइट बहुत ज़्यादा थी और फिर विड्थ में भी ज़्यादा था, 80 to 100 फीट सिर्फ बाजार से गुजरा है। तो इस वजह से भी काफ़ी लोगों को परेशानी है कि हम इस सामान को निकालेंगे कैसे, इस डेब्रिस को निकालेंगे कैसे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वैसे कुछ हमारे पास तस्वीर हैं ऐसी जो स्मार के कैमरे खींची गई हैं, क्योंकि खूबसूरती जो पाकिस्तान की दिखाने में, ख़ास तौर पर जो शिमाली इलाका जाता है उसके कुदरती मनाजिर को दिखाने में बड़ा किरदार रहा है स्मार का भी। ये खूबसूरत इलाके जो इस वक्त पता नहीं किस तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं, ये जो खूबसूरती है ये स्मार की ही तस्वीर हैं जो उन्होंने वहाँ पर कैप्चर की हैं। और उसके बाद कितना ही तकलीफ दे स्मार के लिए भी है कि वो वहाँ मौजूद हैं और इस तबाही को वो खुद विटनेस भी कर रहे हैं। ये वो खूबसूरती है जो देखने से ताल्लुक़ रखती है। लेकिन अब के जो मनाजिर हैं, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, वो भी स्मार ने में बताई भी है, दिखाई भी है, बड़ी तकलीफ दे है। स्मार क्या कहेंगे, ये जो कुदरती आफात हैं डेफिनेटली इसमें हम खुद ना खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये हम सबका हिस्सा है, इसमें डाला गया है और अब नताइज हम सब भुगत रहे हैं। आप वहाँ मौजूद हैं, इमदादी सरगर्मियों के हवाले से भी ज़रा बताइएगा कि वो बेहतर अंदाज में चल रही हैं, इमदाद पहुँच रही है यहाँ तक? अच्छा, इसमें मैं ये ऐड करूँगा कि यहाँ पे रैपिड जो रिस्पांस दिया है वो रेस्क्यू 1122, अल-खिदमत, आर्मी, KP गवर्नमेंट, इन्होंने बहुत रैपिड रिस्पांस दिया है। क्योंकि मैं सेकंड डे यहाँ पे मौजूद था तो मैंने देखा है कि रोड पे हर जगह पे उनकी मशीनरी भी जा रही है रिलीफ का। एक इशू यहाँ पे है, वो इशू ये है कि यहाँ पे जो नीचे वाले एरिया से लोग हैं या इस्लामाबाद या जिस एरिया से भी आ रहे हैं, सवाबी जो भी एरिया से आ रहे हैं, यहाँ पे स्पेक्टेटर 60 to 70% वो लोग सिर्फ ये देखने आ रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो इससे जितनी परेशानी हमारे इदारों को हो रही है, ट्रैफिक वालों को हो रही है, गवर्नमेंट को हो रही है कि वो मशीनरी ले जा ही नहीं पा रहे। मतलब मुझे 2 घंटे वेट करना पड़ा पीर बाबा बाजार से पहले
उसके बाद मैंने गाड़ी साइड पे की और मैं किलोमीटर तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर मैं पैदल गया हूँ, तब जाके मुझे ये जगह एक्सेस हुई है। और फिर जाके हमने लोगों से पूछा कि आपका क्या हाल है। तो मेरी ये गुजारिश है कि जितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, काइंडली आप यहाँ पे आफत गुजरी है, यहाँ पे एक अल्लाह का अजाब गुजरा है, एक बहुत बड़ी आजमाइश गुजरी है लोगों पे। तो आप रोड पे ठहर के स्पेक्टेटर बन के वीडियोस बना रहे हैं, और जो लोग ठहरे हुए हैं वो जो मिट्टी निकाल रहे हैं, मुझे खुद एक बंदे ने कहा कि यार ये मेरे हाथ सूज गए हैं, मेरे हाथ जख्मी हो गए हैं, लेकिन मैं सामने इन 5-6 लोगों को देख रहा हूँ, ये तब से मेरी वीडियो बना रहे हैं। तो अगर इनमें से एक बंदा 2 बंदा भी मुझे ज्वाइन कर लेते या एटलीस्ट इस रोड को खाली कर देते, तो इवन एम्बुलेंस को रास्ता इतनी मुश्किल से मिल रहा था कि मतलब अभी कल मैं एक नोटिफिकेशन पढ़ रहा था कि गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जितने भी स्पेक्टेटर्स हैं या जो लोग आ रहे हैं उनको हम रोक रहे हैं। वो रोकना चाहिए और लोगों को भी एहसास करना चाहिए कि काइंडली इस जगह पे अगर आपका कोई काम नहीं है तो बिला वजह ना है। बिल्कुल, हम भी दरख्वास्त करेंगे कि अगर आपको कोई काम नहीं है तो फिलहाल इन जगहों को अवॉइड करें, ताकि यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जो है ना वो बेहतर तौर पर हो सकें। तो आसमान बताइएगा, यहाँ पर क्या जो इमदादी सामान पहुँचाने के लिए जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उनकी तकसीम और तरसील में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा, इसमें जो माउंटेन एरियाज हैं, कुछ विलेजेस का तो सोशल मीडिया पे आ गया कि जी ये विलेजेस जो हैं ये बिल्कुल सफारसी से मिट गए हैं, बट अभी भी हमारी मेडिकल की टीम्स कुछ गई हुई हैं, वो पीर बाबा के राइट साइड पे कुछ विलेजेस हैं ऊपर, उन जगहों पे गई है। वहाँ पे तो किसी को अभी पता ही नहीं चला कि यहाँ पे भी पानी गुजरा है। तो जो इदारे हैं, जो बाकी लोग हैं, उनको भी यही इसी चीज़ में मुश्किल पेश आ रही है कि इसकी असेसमेंट कर सके कि कितना एक नुकसान हुआ है। तो सबसे पहले तो स्टेप ये है कि असेसमेंट करें, लोगों का अंदाज़ा करें। पहले तो रेस्क्यू वाला अमल हो गया, लेकिन अभी भी डेब्रिस के नीचे डेड बॉडीज़ हैं, तो वो स्कैन की मशीनें या बाकी मशीनों के साथ डेब्रिस निकाल रहे हैं। सेकंड फेज़ है रिलीफ में डेटा लेना स्टार्ट कर दिया। इवन हम खुद भी हेल्प कर रहे हैं कि जितना हम डेटा ले सकें उसमें CNIC। अच्छा, अब एक और भी मसला है कि कुछ इदारे हैं जो उनसे CNIC और चीज़ें और ये डेटा ले रहे हैं, जो ज़रूरी भी है, बट उनके पास उनके कपड़ों के अलावा कोई एक चीज़ भी नहीं है जो उनके साथ हो। उनके वॉलेट्स, उनके ID कार्ड्स, उनके मोबाइल फ़ोन सारे चले जा चुके हैं। तो इसका कोई अल्टरनेट एक तरीका बनाना पड़ेगा कि पता चल सके कि किसको हमने कैसे इमदाद देनी है। ये डिफ़िकल्टी भी आ रही है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा अस्मार, आलमी फोटोग्राफी डे है, उस पर हम आपसे बात कर रहे हैं। आप फोटोग्राफी की अहमियत को कैसे देखते हैं, ख़ास तौर पर ऐसी जो कुदरती आफात हैं उसके दौरान, कि कैसे दीगर इंसानों को ये लोग हैं जो तकलीफ़ में हैं इनके दर्द से आशना करती है, और ख़ास तौर पर जब आप खुद वहाँ मौजूद हैं और आप भी इन लोगों की मदद कर रहे हैं, तो ये बताइएगा कि आप किस प्रोसेस के तहत इनकी मदद कर रहे हैं और किस तरीके से आप इनके लिए फंड रेजिंग कर रहे हैं? अच्छा, हमारा एक ये चीज़ है कि हम नादन एरियाज जब भी जाते हैं, KPK हो गया, चित्राल, गिलगित बल्तिस्तान, हम एग्जर्शन ट्रिप्स के लिए जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, उससे हमें सुकून मिलता है। लेकिन जब उन पे डिज़ास्टर आता है या चीज़ें आती हैं तो उनके 2-3 मसाइल होते हैं। एक तो ये कि उनका डिपेंडेंसी जो उनकी है वो टूरिज़्म पे है, वो ख़त्म हो जाता है। सेकंड, उनके रोड्स बंद हो जाते हैं। तीसरा, उनका पूछने वाला या मीडिया के एज सच एक्सेस नहीं होती, रोड्स ब्लॉक होती हैं, जिनकी वजह से उन तक पहुँचा नहीं जा सकता। तो एज फोटोग्राफर हमें पता है जगहों का, हम स्ट्रीट सब कुछ हमें पता है, तो हम एज फोटोग्राफर्स ज्वाइन करते हैं, ग्रुप करते हैं। जिससे हमारी अभी GB में 3 फोटोग्राफर्स काम कर रहे हैं, उनमें काम कर रहे हैं, चित्राल में काम कर रहे हैं, हम खुद KPK में काम कर रहे हैं। तो फोटोग्राफी से हम सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि इस हद तक आफत आई है, इस हद तक नुकसान हुआ है, तो एटलीस्ट जो इदारे हैं, खिदमत वाले इदारे, इवन मेरा आर्टिकल भी पब्लिश कर रहा हूँ लीड पाकिस्तान या डॉन बाकियों पे, कि एटलीस्ट हमारी पिक्चर से एक तस्वीर वो कुछ बता देती है जो अल्फाज नहीं बताते। तो मैंने खुद भी कुछ पिक्चर्स शेयर किए आपके साथ भी और बाकी मीडिया के साथ भी शेयर कर रहा हूँ कि इन पिक्चर्स को देखिए और एस्टीमेट लगाएं। बिल्कुल ऐसे इसके एस्टीमेट लगाया जा सकता है, तखमीना लगाया जा सकता है कितना नुकसान हुआ है। और उसके लिए हम आपसे गुजारिश करेंगे, क्योंकि हम ऑफ एयर इस पे बात भी कर रहे थे और आपने मनाजिर भी वो दिखाए थे, हम चाहेंगे हमारे नाजरीन को भी दिखाएं कि आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और आप वहाँ पर क्या देख रहे हैं। आप घर की बात कर रहे थे, ज़रा इसे हॉरिजॉन्टल करके हॉरिजॉन्टली दिखाइएगा कि क्या लैंडस्केप करके कि यहाँ पर जहाँ पर आप मौजूद हैं घर में उनके क्या हालात हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम तज़किरा कर चुके हैं कि आसमानी आफत आई है और वो अपने आसार छोड़ गई है। ज़रा दिखाइएगा। जी, ये मैं जिस घर में बैठा हूँ ये बिल्कुल पीर बाबा बाजार में है और आप इसकी कंडीशन चेक करें कि इसमें तकरीबन 4-5 फीट अभी भी डेब्रिस है और इसमें इतना पानी गुजर चुका है। अगर आप दीवारों पे निशान देखें तो ये 6 to 7 फीट पानी गुजर चुका है। और ये जो जगह है, अगर आप मेरे नीचे देखें तो इसके नीचे एक पूरा मिनी फ्रिज है जो इसके अंदर है। अगर रूम में अगर आप देखें तो रूम में इनके जो चारपाइयाँ वगैरह हैं उन सब के ऊपर से ये सब कुछ सामान गुजर गया है। और इनके ये कपड़े देखें, दीवारें देखें, सब कुछ गिर गया है इनका।
दीवार पे आप अंदर की अगर मैं आपको हालत बताऊं तो अंदर भी सब कुछ इनका बिल्कुल रहने के काबिल नहीं है लाइक। और हम दीवारों पे वो देख सकते हैं कि निशान मौजूद है जहां तक पानी मौजूद था। और आप अभी बता रहे हैं कि फ्रिज जो है वो जमीन में धंस चुका हुआ है। जी, फ्रिज जमीन में धंस चुका हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये अगर रूम्स देखें तो रूम्स में ये बेड, अगर ये आपको बेड नजर आ रहा है। अल्लाह। अच्छा स्मार्ट, जिस तरीके से ये घर का सारा सामान है, इसी तरह बहुत सारी जगहों पर जहाँ कोई मदद नहीं पहुंची वहाँ तो लोग भी बहुत सारे इस मड के नीचे होंगे और बड़ा खासा नुकसान हुआ है यहाँ पर। तो अगर 7-8 फीट पानी हम देखें कि ये आया है तो उसके बाद के तो ये तबाही है ना। ये देखिए ना कि एक सतह बनी हुई है, मिट्टी की एक सतह है जो ऊंचा कर चुकी है जमीन को। और यहाँ पर जो मनाजिर देख रहे हैं वो काफ़ी दर्दनाक है। आप मौजूद हैं वहाँ पर असमार, और थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे नाज़रीन तक ये सारी तफसीलात पहुँचा रहे हैं, ना सिर्फ अपने फोटोग्राफी के ज़रिए बल्कि इस वक्त आप चूँकि वहाँ पर मौजूद हैं और हाथ बटाने की भी कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर जो लोग हैं उनकी मदद करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी पता चला था कि कुछ लोगों तक तो खाना भी नहीं पहुँच पा रहा है, इसका जिक्र भी कर रहे थे। जी, असल में ऐसे हुआ है कि जो मेन रोड है पीर बाबा की, उस रोड पे बहुत सारे लोग जाना शुरू हो गए। इसके लेफ्ट साइड पे जो आबादी है जो बिल्कुल पानी के साथ की आबादी थी, पानी का लेवल रेज हुआ तो इन आबादी को तो भागने का सिर्फ मौका मिला। इसमें से भी डेथ्स हुई हैं बच्चों की। और हमें अगर लेफ्ट साइड पे मैं गया था तो वहाँ पे कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ से भी कोई 5-6 बॉडीज निकली हैं। मतलब अगर इससे हम बात करें तो 3-4 किलोमीटर ऊपर वो गाँव है या 2 किलोमीटर ऊपर, वहाँ से नीचे यहाँ तक डेड बॉडीज आई हैं। ठीक है। और सेकंडली ये है कि यहाँ पे जब लोग ऊपर से गाड़ियों पे लेके जाए थे तो इस जगह पे डेब्रिस था, इस जगह पे कीचड़ था, तो इस जगह के इस खानदान के इन घरों के लोगों को खाना भी नहीं मिला। तो मैं जब उन्हें 2-3 दिन पहले मिला तो उस वक्त कहा कि जी आप लोग पहले हैं कि जिनसे हम खाना ले रहे हैं, जिनसे हम पानी पी रहे हैं, बाकी सारा ऊपर जा रहा है। अब लाइक हमें ये चीज मेक श्योर करनी होगी कि एक जगह पे 10-10 दफा या 8-8 दफा चीजें ना जाए, बाकी आसपास जिस जगह पे पानी का फ्लो था उसके राइट लेफ्ट भी हमें देखना है कि जो लोग बच गए हैं कम से कम वो भूख से ना मर जाए, उन तक खाना और इमदाद बराबर पहुंची चाहिए, कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। इस्मार हुसैन बलोच में बात कर रहे थे और मनाजिर दिखा रहे थे इस वक्त तबाही के। अल्लाह ताला हम सबको कुदरती आफात से महफूज रखे और जो इसमें मुब्तला है उनके लिए आसानियाँ करे। भी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। अब वक्त आ गया है उस सेगमेंट को शामिल करने का जिसका इंतजार हर हफ्ते होता है और ये है ड्रामे की दुनिया। ड्रामे की दुनिया की बात करें तो जनाब एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट एक नया ड्रामा लेकर आ रहा है, मोहल्ला, जिसके हवाले से हमने पहले भी आपको जी मेरा मोहल्ला मेरी कहानी, और उसके अंदर आप देख सकेंगे कि बहुत सारी कहानियां जुड़ी हैं। हर गली एक मंजर पेश कर रही है और हर मंजर एक कहानी बता रहा है आपको, और बहुत सारी इसमें ट्विस्ट हैं। इंतजार नहीं करते, बातें नहीं करते, आपको प्रोमो दिखाते हैं। white shirt, green jeep, nice. मैं हूँ शम्सा। निकल आओ शम्सा की चक्कर से बाहर। अगर तुम निकल आओ ना शम्सा के चक्कर से। चाहने वाले तो मेरे भी बहुत हैं। ये मोहल्ला कैसा लगा? बात मेरे मोहल्ले में आकर डकैती मारने। तो जैसी डाइन को इस मोहल्ले से ना निकलवाया ना मैंने, तो देखना फिर। मैं बता रही हूँ, अगर मेरे घर में पुलिस आ गई ना तो मैं अकेली जेल नहीं जाऊंगी, तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी, पूरे मोहल्ले को मुलविस कर दूंगी, मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। आपके लिए खास खबर लेकर आई हूँ, पूरे मोहल्ले की खबर तुम्हारे पास हो। बेटा इधर आओ, बहन का दुपट्टा पकड़ो। मैं हाँ नहीं, आप सारी लड़कियों ने पकड़ा हुआ है प्लीज। तो जनाब ये शाहकार भी देखने के लिए जुड़े रहिए एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के साथ। इसी के साथ हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। मॉनसून की हालिया जो तबाहकारियां हैं उस पर हम बात कर रहे हैं, और ये जो खास तौर पर ये वाला स्पेल है, जो हालिया स्पेल है, उसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। मजीद सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब, आप कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब। अंजुम साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हालिया स्पेल ने तबाही मचाई है, क्या इसके बाद मजीद इस तरह के तबाहकुन स्पेल्स बाकी हैं अभी? जी देखें, अब जो मॉनसून का जो ज़्यादा एम्फेसिस होगा वो सदर्न हाफ ऑफ पाकिस्तान यानी कि बलूचिस्तान और सिंध के ऊपर होगा,
और ऑफ कोर्स आने वाले 2 से 4 रोज के दौरान जो बारिश का सिलसिला है वो इन इलाकों में इंटेंस भी रहेगा। कुछ इलाकों में शदीद मूसलाधार बारिश भी हो सकती है, जिसकी वजह से जो है वो लो लाइंग एरिया या जो सिटीज़ हैं वहाँ पे अर्बन फ्लडिंग के खदशात भी हो सकते हैं। और अगर हम बलूचिस्तान की बात करते हैं तो बलूचिस्तान में आवरान, खुजदार और उससे मुल्हिका इलाकों में जब बारिश होगी तो उनके जो लोकल नदी नाले हैं उनमें भी तुग़यानी आने के इम्कानात बढ़ गए हैं। बिल्कुल। तो अंजुम साहब बताइएगा कि अभी आपने बताया सर्दन हाफ पर जो है वो दबाव ज्यादा होगा, लेकिन ये भी बताया जा रहा था कि 2-3 और सिस्टम जो है वो दाखिल हो रहे हैं और कराची में भी हमने देखा कि सुबह से बारिश हो रही है और वहां के लोग जो पूरे मुल्क में बारिशें होते देख रहे थे अब वहां पर भी इसको जो है एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कराची में गुज़िश्ता रोज से इक्का दुक्का मुकामात पर यह सिलसिला स्टार्ट हुआ, जिसका आज हमने तकरीबन पूरे शहर में सुबह इसका सिलसिला देखा। सुबह 8 बजे तक जो है वो सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो गुलशन मेहमार में देखी गई 33 मिलीमीटर, और उसके बाद 8 बजे से 9 बजे के दौरान 1 घंटे में किमाड़ी में 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में इस जो स्पेल है इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है कराची के अंदर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये भी बताइएगा कि इसके बाद आपने बताया कि मज़ीद जो सिस्टम्स दाखिल हो रहे हैं उसके तहत बारिशें होनी हैं, तो ये जो सूरत हाल इस वक्त हम बुनेर और केपी में देख रहे हैं, इसके बाद वहाँ भी इस तरह के हैवी जो स्पेल्स हैं और क्लाउड बर्स्ट है उसके भी इम्कानात हैं? लेकिन जी अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि अब जो मॉनसून का ज़्यादा एम्फेसिस है वो सदर्न हाफ ऑफ पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा रहेगा। आप इस बात को रूल आउट नहीं कर सकते कि नॉर्दर्न हाफ में बारिशें नहीं होंगी, ताहम अब उनकी शिद्दत में वो इंटेंसिटी नहीं होगी जो अब तक होती रही है। राइट। तो ये बताइएगा कि कराची में क्या सूरत हाल रहेगी, क्योंकि आज बारिश हुई है और कराची में अमूमन हमें बारिशें नज़र नहीं आती हैं, तो कराची की सूरत हाल क्या रहेगी इन मानसून के स्पेल्स में? कराची में जनाब 23 तारीख तक जो है वो वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, कभी तेज़ कभी हल्की कभी मूसलाधार बारिश। इस दौरान जो लो लाइंग एरियाज हैं वहाँ पर अर्बन फ्लडिंग के खदशात भी बरकरार रहेंगे। आपने आज सुबह भी देख लिया होगा कि इस बारिश से कराची की कई सड़कों पर जो है वो पानी खड़ा हो गया है। बिल्कुल ठीक अंजुम साहब, आपने दुरुस्त कहा, अभी थोड़ी सी बारिश हुई है और उससे तबाही के मनाजिर हम देख सकते हैं। कन्नत का मंजर पेश कर रही है कराची की सड़कें। अर्बन फ्लडिंग का पहले ही खदशा था, लेकिन हम हमेशा अपने किए से सबक नहीं सीखते। बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर जैगम साहब हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं जी, अपना सेगमेंट शामिल करते हैं माइंड मैटर्स, जिसमें वकार अहमद मलिक आज बात कर रहे हैं कि दिमाग की नशोनुमा के लिए वक्त पर तजुर्बात होना ज़रूरी है। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। आज बात करेंगे माइंड की डेवलपमेंट जो है उसमें जो एक्सपीरियंसेस है उनकी अहमियत, और ब्रेन जो है या हमारा दिमाग जो है वो हर एज पे ख़ास तजर्बे की न सिर्फ वो इंतज़ार कर रहा होता है बल्कि तवक्को कर रहा होता है, और जब उसको वो तजर्बा नहीं मिलता तो उसका नतीजा क्या होता है। ये चाइल्ड डेवलपमेंट के वाले से, बच्चों की परवरिश के वाले से, उनकी नशोनुमा के वाले से बहुत अहम तरीन चीज़ है। हम इसको कहते हैं एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट। एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट क्या है? ये नहीं बच्चा पैदाइश से लेके और स्पेशली 10 साल की उम्र और उसके बाद 13-14 साल की उम्र तक डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जो हैं ब्रेन उनको एक्सपेक्ट कर रहा होता है। इसके हवाले से आप सबसे पहले एनिमल्स की तरफ जाएं। एनिमल्स का चाइल्डहुड भी बहुत ही खूबसूरत, जनरली हम चाइल्डहुड के जो या बचपन के जो खेल हैं उनको हम कहते थे कि बच्चे क्योंकि उन बड़े वाले काम कर नहीं सकते तो वो खेलते रहते हैं या खुश होते हैं तो खेलते रहते हैं। हमें ये आइडिया नहीं था कि उनका जो खेल है वो इतना अहमियत का हामिल है कि वो ही उनको बेसिकली ये उनकी अप्रेंटिसशिप है, बेसिकली ये उनकी इंटर्नशिप समझें। आने वाली ज़िंदगी के लिए उनको तैयार किया जा रहा होता है खेल में। वो खेल नहीं खेलेंगे तो वो तैयार नहीं होंगे। उस खेल में वो स्पीड से रोशनास हो रहे होते हैं। आप देखते हैं कि बच्चे बहुत फास्ट, आपको बार बार मना करना पड़ता है। इसी में वो हाइट से कर रहे होते हैं, वो बार बार छलांगे लगाते हैं, आप इरिटेट होते हैं लेकिन वो छलांगे लगाते हैं। अगर वो छलांगे नहीं लगाएंगे, ये उनका ब्रेन एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इसको छलांगे सो दैट कि हाइट का या स्पीड का या इनके हवाले से जो रिफ्लेक्सेस हैं उनकी डेवलपमेंट होनी है। तो ये एक्सपीरियंस उसके लिए ज़रूरी है। आप यूँ समझिए कि एक बच्चे को, अब आप बिल्ली के एक बच्चे की मिसाल ले लें। बिल्ली का एक बच्चा जो है आपने देखा होगा कि वो ऊन से खेलता है, ऊन के धागे से बहुत ज़्यादा खेलता है। अब आप ज़हन में रखिएगा, अब कहने को हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि वो बच्चा जो है अब उसके बड़े करने के काम है नहीं, इसलिए वो इस तरह खेल रहा है। वो इसलिए खेल रहा है क्योंकि उस जो ऊन का वो जो धागा है उसमें और चूहे की दुम में ममासलत को ज़रा ज़हन में रखिए। इसने बड़े होके
जब चूहे को फॉलो करना है तो इसने किस तरह उसको फॉलो करना है और किस तरह उसने चूहे को दबोचना है। चूहे को भी कुदरत तैयार कर रही है, चूहे के बच्चे के भी कुछ खेल हैं जिसमें उसने बिल्ली से बचना है। अब इन दोनों में जीतेगा कौन? कुदरत बड़ी गैर जानबदार है इस हवाले से। इनमें जीतेगा वही जिसने प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी की होगी। अगर बिल्ली के बच्चे के हाथ में हम मोबाइल दे दें कि तुम इसमें, बल्कि उसको गेम भी इंस्टॉल कर लें कि यहाँ पे ऊन की उस गोले से खेलती रहो, तो आप समझते हैं कि उस मोबाइल पे गेम खेलने से वो जब बड़ा होगा बिल्ली का बच्चा तो वो चूहा जो है वो मार सकेगा। ये चूहे के बच्चे को अगर मोबाइल उसके हाथ में दे दें और उसको कोई इस तरह गेम लगा दें तो क्या वो बिल्ली से बच पाएगा? कुछ नेचर के तकाजे हैं। तो इस हवाले से ये जो मोबाइल है, ये इसको हम जनरली ये कहते हैं, ये स्मार्टफोन्स है, स्पेशली सोशल मीडिया का मामला आया 2010 के बाद। इसको जो साइंटिस्ट हैं या जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इसको एक्सपीरियंस ब्लॉकर कह रहे हैं कि ये एक्सपीरियंस ब्लॉक कर रहा है आपके बहुत अभी आपने लैंग्वेज के हवाले से देखिए, हमने 1-2 सेगमेंट्स किए थे जिसमें हमने उनके माहिरीन को बुलाया था, मेरी उनसे बात हुई थी और वो ये कह रहे थे कि ये पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा लैंग्वेज के हवाले से जो डिसऑर्डर्स हैं उसके हवाले से केसेस आ रहे हैं। आप उन इदारों में जाइए तो आपको पता मालूम होगा कि इसमें किस कदर नंबर में इजाफा हो गया। वो इसलिए कि एक्सपीरियंस जो एक्सपेक्ट कर रहा होता है इंसानी दिमाग कि अब लैंग्वेज सीखनी है, एंड उस टाइम पे बच्चा जो है उससे आप बात नहीं कर रहे क्योंकि आप खुद भी फ़ोन पे हैं, बच्चा भी फ़ोन पे है। आप बात जब ज़्यादा नहीं कर रहे हैं तो उसका जो स्पीच डिले आ रहा है, और स्पीच डिले के हवाले से ये जो नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये एक सर्टन पीरियड पर जब एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहा है ब्रेन, आप उसको वो एक्सपीरियंस नहीं दे रहे, उसमें एक्सपीरियंस ब्लॉकर के तौर पे मोबाइल जो है वो आ चुका है। तो ये एक इंतहाई अहम तरीन चीज़ है, यानी एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेंट। इसी तरह लैंग्वेज है तो लैंग्वेज की एक सर्टन एज है, अगर वो बच्चा उस एज से गुजर गया, आपको मालूम है कि बाद में आपने जब कोई स्ट्रगल की कोई और लैंग्वेज सीखने की 15-16 साल की उम्र के बाद, तो ये बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक था, मुश्किल था। लेकिन एक एज इंसानी ज़िंदगी पर ऐसी गुजरती है, इंसानी उम्र पर ऐसी उम्र गुजरती है, फ़र्ज़ कीजिए कि उसके बच्चे के इर्द गिर्द 3-4 ऐसे लोग हों जो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। वालदा हो सकता है पश्तो बोलती हो, वालिद हो सकता है पंजाबी बोलते हो, कोई और स्कूल में हो सकता है उर्दू हो। आप देखेंगे कि और अंग्रेज़ी भी उसको मुयसर हो, तो देखेंगे वो बच्चा उस सर्टन एज में अगर उसको ये एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं तो वो सारी लैंग्वेज सीख जाएगा। हालांकि सिर्फ एक लैंग्वेज सीखने कितना बड़ा मसला होता है, लेकिन वो सारी सीख जाएगा क्योंकि उस सर्टन एज पे जहाँ पे एक्सपीरियंस ब्रेन एक्सपेक्ट कर रहा है उसको एक्सपीरियंस दे दिया गया, उसने आपको ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट दे दिया। तो ये जितना भी प्रॉब्लम्स अब इस वक्त आ रहे हैं बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स की शक्ल में भी, यानी हम देख रहे हैं कि एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है 2010 के बाद, जब से स्मार्टफोन आए पूरी दुनिया में एंग्जाइटी बढ़ चुकी है, डिप्रेशन बढ़ चुका है, ADHD बढ़ चुकी है, स्पीच डिले बढ़ चुकी है। ये तमाम चीज़ें तमाम रिसर्चर्स ये किताबों में स्टैट्स के साथ नंबर्स के साथ ये साबित कर चुके हैं कि इनका ताल्लुक बराह रास्त स्मार्टफोन से है, इनका ताल्लुक बराह रास्त सोशल मीडिया से है। लेकिन हम अपने पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ घरों में देखते हैं कि जान छुड़ाने के लिए या बच्चा क्योंकि वो खेलता है, उसका खेल उस वक्त एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहा है ब्रेन, उससे ये शोर से ये तमाम चीज़ों हम अपनी सहूलत के लिए बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देते हैं। बच्चा वहाँ लगा हुआ है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, वो किन वेबसाइट्स पे है, वो क्या एक्सप्लोर कर रहा है, बच्चा आपसे बहुत आगे है, फास्ट है इन मामलात में, और वहाँ पे कोई किसी तरह की प्रोटेक्शन नहीं है। और उसके बाद ये जितने भी डिसऑर्डर्स लर्निंग के हवाले से आ रहे हैं, मेंटल डिसऑर्डर, इस तरह की तमाम जो नंबर्स हैं इनमें इजाफा जो है ये इस वजह से हो रहा है। सो प्लीज़ बच्चों को एक्सपीरियंस से महरूम मत कीजिए, तजर्बे से महरूम मत कीजिए। आप जितनी मर्जी इंफॉर्मेशन देते रहें, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, स्पेशली जो इमोशनल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट एक्सपीरियंस बेस्ड होती है, इंफॉर्मेशन बेस्ड नहीं होती। इसको समझने के लिए एक सादा सी आसान सी मिसाल देते हैं, जो साइकोलॉजी में एक एक्सपेरिमेंट है कि एक फ़र्द जो है अगर वो एक जगह पैदा हुआ है जिसकी सराउंडिंग में सिर्फ सफ़ेद दीवारें हैं, उसने ज़िंदगी में कभी कोई कलर नहीं देखा, उसको अगर आप रेड कलर जो है उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन दे दें, तमाम इन्फॉर्मेशन दे दें, रेड कलर की वेवलेंथ क्या है वगैरह वगैरह, तमाम इन्फॉर्मेशन रेड के हवाले से जो अवेलेबल है उसको दे दें, लेकिन उसने रेड देखा ना हो, और उसके बाद अगर वो रेड देखे कलर, तो क्या उसकी वो तमाम इन्फॉर्मेशन और रेड कलर को देखने का जो एक्सपीरियंस है इसके दरमियान में कोई फ़र्क होगा या नहीं होगा? और हम विजुलाइज कर सकते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत बड़ा फ़र्क होगा। एक्सपीरियंस जो है उसका अपनी एक सिग्निफिकेंस है, उसकी अपनी एक अहमियत है। अपने बच्चों को एक्सपीरियंसेस से महरूम मत कीजिए, इससे उनकी जो माइंड की जो डेवलपमेंट है, जो उसकी ब्रेन की जो डेवलपमेंट है
वो बहुत शदीद मुतासिर होगी। इस हवाले से जो उनके दिमाग की जो परवरिश है, उनकी जो अक्ल की ग्रोथ है, जो अक्ल की ग्रोथ के हवाले से जो स्टेजेस हैं, वो तमाम की तमाम स्टेजेस हैं वो शदीद मुतासिर होंगी। बच्चों का ख्याल रखिए और उनको मोबाइल जो है बहुत कम दें, जहाँ पे उनकी लर्निंग के हवाले से है। जब दें लर्निंग के हवाले से भी, यानी कोई मैथमेटिक्स है या बायोलॉजी पढ़ रहे हैं या कोई भी स्कूल का काम है, तो सुपरवाइज करें। और सुपरविजन में ये सारा काम होना चाहिए। उनको मुकम्मल तौर पे इस तरह आज़ाद मत करें और उनके एक्सपीरियंसेस को ब्लॉक मत करें। देखते रहिए माइंड मैटर्स। बैक टू एक्सप्रेसो। नाज़रीन, ख्वाब सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, बल्कि उनको हकीकत में बदलकर तकदीर भी बदली जा सकती है। और आज ऐसी ही एक बाहिम्मत लड़की हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं, जिन्होंने ख्वाबों को हकीकत बनाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की पहली खातून कमर्शियल ड्रोन पायलट, ट्रैवलर, इंटरनेशनल डिजिटल आर्टिस्ट और एडवेंचरर आमना शबीर की। आमना न सिर्फ ड्रोन के जरिए फितरत के दिलकश मनाजिर को कैद करती हैं, बल्कि उन मनाजिर के जरिए पाकिस्तान का मस्बत और हसीन चेहरा दुनिया के सामने उजागर भी कर रही हैं। आमना ने एक ऐसे मैदान में कदम रखा जिसे अमूमन मर्दों के साथ मंसूब किया जाता है, लेकिन आमना ने हिम्मत और लगन से ये साबित कर दिखाया कि ख्वातीन भी चाहें तो आसमान की वसअतों तक परवाज कर सकती हैं। पहाड़ों की चोटियों से लेकर सरसब्ज वादियों तक, दरियाओं की रवानी से लेकर बर्फपोश पहाड़ों तक, आमना ने अपने ड्रोन की आंख से वो खूबसूरती देखी और दिखाई है जो आमतौर पर नज़रों से ओझल रहती है। उनकी तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर हज़ारों लोगों को मुतासिर कर रही हैं। मजीद उन्हीं से बात कर लेते हैं। बिल्कुल। आमना कैसी? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग। और आपकी जो फुटेजेस हैं वो हम देख ही रहे हैं, आपके जो नाज़रीन हैं, हमारे नाज़रीन हैं, वो भी देख रहे हैं। लेकिन ये बताइएगा, पहले आपको जाने किस तरह से, एक डिजिटल आर्टिस्ट के तौर पर जाने या फिर एक ट्रैवलर के तौर पर? आई गेस आप हर तरह से मेरी पहचान को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली मेरा काम प्रोफेशनली जो मैं हूँ वो मेरा ड्रोन पायलटिंग का मेरा मेजर है, शौक भी है और इसको प्रोफेशनली भी कंटिन्यू किया हुआ है, और आर्ट भी मेरा शौक है और इसको भी प्रोफेशनली कंटिन्यू किया हुआ है मैंने। अरे वाह, ज़बरदस्त। अच्छा आमना, वैसे ज़्यादातर जो लड़कियां हैं वो ट्रैवलर नहीं होती हैं। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो मोस्टली जो ख़वातीन हैं उनका रुझान इस तरफ बहुत ज़्यादा कम है। आप कैसे ट्रैवलर बन गई और इस खूबसूरत जो सफ़र है इसका आगाज़ हुआ कैसे? ट्रैवलिंग का एक्चुअली मुझे बचपन से शौक था और मुझे हर वो काम करने का शौक था जो एक सोसाइटी की स्टीरियोटाइप होती है उसको ब्रेक करने का शौक था। सो कुदरती मनाज़िर को देखने का मुझे बचपन से था, तो मुझे ये था कि मैं उसको कैप्चर भी करूं। सो मुझे लगता है कि मुझे बचपन से शौक था जिसको आहिस्ता आहिस्ता मैंने टाइम के साथ साथ परवान चढ़ाया। बिल्कुल ऐसा ही है। आमना, बहुत डिसिडेंट नेचर की आप बता रही हैं कि आप हैं, तो बताइएगा कि पायलट बनने का आइडिया कहाँ से आया? आपने पाकिस्तान के किन इलाकों को ड्रोन फुटेजेस और ट्रैवल के दौरान जो है एक्सप्लोर किया है? पायलट बनने का ख्वाब मुझे ये था कि मुझे बचपन में एविएशन पायलट बनने का बहुत शौक था, लेकिन खैर वो कुछ रीज़न से मैं वो तो नहीं बन सकी। लेकिन ड्रोन पायलट बड़े होकर फिर मैंने ड्रोन पायलट वाली जो चीज़ थी उसको कंटिन्यू किया और मेरे हाल में अपने उस शौक को मैंने इसके ज़रिए परवान चढ़ाया फिर। और मैंने बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं नॉर्थ साइड के जो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की किसी भी लड़कों ने बहुत सारे किए हैं। हमारे मर्द हजरात काफ़ी ज़्यादा हैं जिन्होंने कैप्चर किए हैं और अभी कर भी रहे हैं पाकिस्तान की खूबसूरती को, लेकिन एक एज अ औरत होते हुए या लड़की होते हुए मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी कैप्चरिंग की होगी। तो अभी रिसेंटली मैं नागा पर्वत गई थी, तो वहाँ के बहुत हसीन मनाजिर थे जो मैंने कैप्चर किए थे वहाँ पे। सो और भी काफ़ी सारे कश्मीर के कुछ एरियाज़ हैं, स्कर्दू के हैं, हुंजा के हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे मतलब इलाके हैं जिनको मैंने अपने ड्रोन के थ्रू कैप्चर किया है। अच्छा आमना, सभी जगहों की खूबसूरती और ख़ास तौर पर अगर हम देखें कि नेचुरल ब्यूटी तो वो है ही बड़ी ज़बरदस्त चीज़, लेकिन आपके दिल के नज़दीक कौन सी फुटेजेस है या कौन सा ऐसा सफ़र है जिस दौरान सबसे ज़्यादा आपने उस इलाके को खूबसूरत पाया? मेरे ख्याल के मुताबिक काफ़ी सारे ऐसे इलाके हैं जिनको मैं पाकिस्तान सारा ही बहुत खूबसूरत है। सो मैं किसी एक इलाके को ऐसे नहीं कह सकती कि ये इलाका ज़्यादा खूबसूरत है और ये नहीं है, लेकिन जो अगर मेरे अकॉर्डिंग पाकिस्तान की गवादर से लेके नॉर्थ साइड तक मैं कहती हूँ बहुत ही खूबसूरती है। लेकिन जो मैंने जिसको ज़्यादा खूबसूरत पाया तो मेरे आईने के मुताबिक वो ये है कि नागा पर्वत मुझे बहुत खूबसूरत लगी थी, क्योंकि मुझे पहाड़ काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। सो नागा पर्वत और इसके अलावा कैलाश में गई थी।
तो कैलाश मैं कहती हूँ सबको जाना चाहिए। एक दफ़ा पाकिस्तान का एक मैं कहती हूँ एक डिफरेंट कल्चरल एक मतलब हेरिटेज भी है वहाँ पे और कल्चरल पार्ट है, तो एक डिफरेंट तरह का आपको एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे आप जाते हो तो। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में ये 2 जगह हैं जो मेरे मुताबिक मुझे बहुत खूबसूरत लगी थी। अच्छा, मर्दों में तो हमारे कुछ हैं यूट्यूबर्स जो कि ट्रैवलर भी हैं और ड्रोन्स भी उड़ाते हैं और उनका बैकग्राउंड भी है एरोनॉटिक्स में, तो आपका भी कोई ऐसा बैकग्राउंड है जिसकी वजह से आप ड्रोन आसानी से उड़ा पाती हैं? नहीं, मेरा ऐसा कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। ये सारा काम मैंने जो स्टार्ट किया था मैंने शौक से किया था और पहले हॉबी था, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरा प्रोफेशन बन गया, तो इसी तरह फिर मैंने कंटिन्यू की इस चीज़ को। लेकिन अभी बहुत एप्रिसिएशन मिलती है, तो इंशाल्लाह आगे और भी काफ़ी प्लान्स हैं मेरे, तो उस पर भी इंशाल्लाह मैं दरामद करूंगी। इंशाल्लाह बहुत बहुत आगे जाएंगी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जब ये सफ़र शुरू किया आपने, तो जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे हैं कि ख़वातीन इस तरफ बहुत ज़्यादा कम रुझान रखती हैं, जब आपने शुरू किया तो फैमिली और सोसाइटी ने आपको सपोर्ट किया या कुछ चैलेंजेस थे जिनको आपको फेस करना पड़ा? सपोर्ट ज़्यादा थी या चैलेंजेस ज़्यादा थे बहैसियत खातून, क्या कहेंगी? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में रहते हुए आपको डिपेंड करता है कि आप किस फैमिली सेटअप में पैदा हुए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो लेकिन ये कि अगर ओवरऑल सोसाइटी की बात की जाए तो थोड़ी सी मुश्किलात ज़रूर मुझे आई थी, क्योंकि बहुत दफ़ा इस तरह से होता है कि आपको अकेले ट्रैवल करना होता है और ड्रोन जब भी आप फ्लाई करते हो या कुछ भी इस तरह का डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह कुछ भी बना रहे होते हो, आपके साथ बेशक टीम हो, लेकिन अगर आप एज ए लड़की उनके मतलब साथ अगर काम कर रहे होते हो तो ज़्यादा लोकल एरियाज़ में जो तो वहाँ ज़रूर आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। सो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरी फैमिली की बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट थी, जिन्होंने मुझे अकेले जाने दिया और अभी भी मुझे जाने देते हैं, अकेले ट्रैवल करने देते हैं। तो मेरे हाल में फैमिली के सपोर्ट के अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो सोसाइटी का थोड़ा सा प्रेशर था, लेकिन मेरे हाल में अगर आपके अंदर हिम्मत हो तो आप उस चीज़ को भी कवर अप कर लेते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं होता। आपको कदम बढ़ाना आना चाहिए, तो साथ चलने वाले आपको मिल जाते हैं और सपोर्ट करने वाले। तो फिर बताइएगा कि जो दीगर खवातीन हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगी, किस तरह से ड्रोन उड़ा सकती हैं वो और उससे पैसे कमा सकती हैं? मेरे ख्याल के मुताबिक आपको सबसे पहले घर से बाहर निकलना चाहिए। छोटे छोटे जो सफ़र हैं, छोटी छोटी जो ट्रैवलिंग है वो स्टार्ट करनी चाहिए आपको। आप अपने आप को एक्सप्लोर करें कि आप चाहते क्या हैं और ड्रोन के ज़रिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं। और ड्रोन के लाइक ये ड्रोन सिर्फ मेरी हॉबी नहीं है, ये इसके थ्रू मैंने एक स्टीरियोटाइप ब्रेक की है सोसाइटी की, कि एक लड़की होते हुए मैं इन जगहों पे भी जा सकती हूँ जहाँ पे मर्द जा सकते हैं। सो मेरे ख्याल के मुताबिक अगर आपको ड्रोन पायलटिंग में आना है तो सबसे पहले आपको ड्रोन लेना होगा, जो कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ये काफ़ी एक्सपेंसिव गैजेट्स हैं, जिसकी वजह से मोस्टली लड़कियों को इंकरेज भी नहीं किया जाता और ये मोस्टली इस चीज़ को मनसूब किया जाता है कि मर्द ही ये काम करेंगे। तो मेरे ख्याल के मुताबिक अभी जिन लड़कियों ने जो आना चाहती हैं इसमें वो ज़रूर आएँ। मैं उनके लिए यहाँ पे बैठी हूँ और यू कैन कॉन्टेक्ट मी। अगर कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए, मेरा पेज है, वहाँ पे आप DM कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं और आपके पेज पर आपका काम भी मौजूद है जिसे देख सकते हैं। आमना, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। जनाब, हमने ड्रोन से आपकी मुलाकात करवाई है और उम्मीद करते हैं कि ख़वातीन इस जहद में भी आमना की तरह ही अपना लोहा मनवाएंगी। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। दुनिया की खूबसूरत और वसी ज़बान उर्दू को हाल ही में एक ऐसा एजाज़ मिला है जिस पर हर उर्दू बोलने वाला फख्र कर सकता है। दुबई में पाकिस्तानी सफारतखाने की ताउन से और अभी कुछ लोग बाकी हैं कि ज़ेरे तमाम एक अजीमुल शान तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें उर्दू लुगत तारीख़ी असूल पर की जदीद और नस्ताली की शात की बैनुल-अक़वामी सतह पर पहली बार पजीराई की गई है। उर्दू दुनिया की तीसरी ज़बान है जिसकी तारीख़ी असूल पर लुगत तैयार हुई है और इससे पहले सिर्फ अंग्रेज़ी और जर्मन ज़बान ही ऐसी थी जिनको ये एजाज़ हासिल था। ये 22 जिल्दों पर मुश्तमिल एक शानदार इल्मी विरसा है जिसकी तैयारी में मौलवी अब्दुल हक, डॉक्टर जमील जालबी, शानुल हक, फहमीदा रियाज, अशफाक अहमद और जॉन एलिया जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। और शानदार तकरीब के इस मौके पर अमारात में पाकिस्तान के सफ़ीर, नामवर अदीब, शायर और फनकार सभी मौजूद थे। और आज हमारे साथ इस अजीम कारनामे के गवाह इदारा फरोमी ज़बान के फील्ड ऑफिस उर्दू लुगत बोर्ड कराची के इंचार्ज तारिक बिन आज़ाद मौजूद हैं, जिन्होंने न सिर्फ इस तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की बल्कि उर्दू लुगत के मुस्तकबिल के मंसूबों से भी दुनिया को आशना करवाया। मजीद उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, सुबह खैर, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक साहब, उर्दू लुगत की ये जो जदीद नस्ल के शात को पहली बार बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतारिफ करवाना, ये लम्हा आपके लिए कितना मेमोरेबल रहा?
जी, ये मेरे लिए दो एतबार से बहुत ही यादगार लम्हा था। एक तो इस बात की खुशी थी कि मैं अपने मुल्क की, अपने इदारे की नुमाइंदगी बैनुल-अक़वामी सतह पर कर रहा था, और दूसरी बात यह कि क्योंकि 14 अगस्त की मुनासबत से उस तकरीब का एहतमाम किया गया था, तो जश्न आज़ादी के मौके पे दुनिया भर में उर्दू ज़बान बोलने वालों को ये खुशखबरी सुनाने का मुझे एजाज़ मैसर आया कि अल्हम्दुलिल्लाह वो लुग़त के जो 52 बरस की मेहनत के बाद तैयार हुई थी और उसने टेक्नोलॉजी के बहुत से उतार चढ़ाव देखे थे, अब वो नस्ताली को जदीद सूरत में भी दुनिया के सामने पेश की जा रही है, और इंशाअल्लाह ये मंसूबा पाए तकमील को पहुंचेगा और ये 22 जल्दें नस्ताली की शाद की शक्ल में भी दुनिया के सामने मौजूद होगी। बिल्कुल बेहतरीन बात है। अच्छा, ये बताइएगा कि उर्दू दुनिया की तीसरी ज़बान है जिसकी तारीख़ी उसूल पर लुग़त मुरतब की गई है, तो ये कितना बड़ा एहसास है और तारीख़ी उसूल पर लुग़त से क्या मुराद है, हमारे नाज़रीन को भी बताइएगा। देखिए, दुनिया की जदीद ज़बानों में सबसे पहले ये काम अंग्रेजी ज़बान ने किया द ग्रेटर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के उन्वान से, और उन्होंने तकरीबन 70 बरस की मेहनत के बाद 12 जिल्दों में पहली दफ़ा लुग़त तैयार की थी। फिर उसका उन्होंने रिवाइज एडिशन शायर किया जो 20 जिल्दों पर मुश्तमिल था। उसके बाद जर्मन ज़बान ने ये कोशिश की और उन्होंने 16 जिल्दों में 32 हिस्सों पर मबनी लुग़त शाये की। फिर सिर्फ जदीद ज़बानों में उर्दू ऐसी है कि जिसने 52 बरस की मेहनत में ये 22 जिल्दें मुरतब की है, और इसी तरह का काम पड़ोसी मुल्क में भी शुरू हुआ था, लेकिन वो 7 जिल्दों के बाद बंद हो गया था। तो इसलिए ये पाकिस्तान के लिए बहुत एजाज़ की बात है कि एक तो ना सिर्फ मंसूबे का आगाज किया गया, और जिन लोगों ने इस मंसूबे का ख्वाब देखा था उन्होंने एक इदारे की बुनियाद रखी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मंसूबा पाया तकमील को पहुंचा। जहां तक बात है तारीखी उसूल पर लुग़त की, तो आम तौर पर उर्दू के बारे में लोग तासुर ये रखते हैं कि शायद ये कोई 300-400 बरस पुरानी ज़बान है या इससे थोड़ी कम ज्यादा, लेकिन हकीकत ये है कि उर्दू की तारीख 700 बरस से ज़ायद अरसे पे फैली हुई है। और जब हम तारीखी उसूल पे लुग़त की बात करते हैं तो उससे मुराद ये होता है कि लुग़त में सिर्फ लफ्ज़ नहीं दर्ज होगा, लफ्ज़ के साथ उसका तलफ़्फ़ुज़ भी लिखा जाएगा, उसकी ग्रामर जिसे हम कवायद या सर्फ़ नहव कहते हैं वो दर्ज की जाएगी, उसके मानी दर्ज किए जाएंगे, और जो जो उसका माना दर्ज किया जाएगा किसी भी लफ्ज़ का, उसकी सनद दी जाएगी कि जैसे आज से पहले वो लफ्ज़ गालिब के यहाँ अगर इस्तेमाल हुआ है तो वो किस शेर में इस्तेमाल हुआ है, या उससे पहले दक्नी अहद के अंदर सबरस या इस तरह की किताबों में इस्तेमाल हुआ है तो किस तरह इस्तेमाल हुआ है, या अमीर खुसरो ने, बाबा फरीद ने अपने कलाम में कहीं इस्तेमाल किया है तो वो किस तरह इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह जदीद दौर में किसी नामवर अदीब ने, कि इंतजार हुसैन साहब ने या और इस तरह के बड़े लोगों ने या शौरा में से किसी ने उसको लिखा है तो किस तरह लिखा है। तो हमारे इदारे ने बुनियादी तौर पर उर्दू को 3 अदवार में तकसीम किया था कि एक, जब से उर्दू शुरू हुई उससे लेके दक्नी अहद जहां तक तमाम होता है 1707 वो जमाना बनता है वली दक्नी की वफात पर, दूसरा अहद वली दक्नी से लेके गालिब की वफात तक यानी 1869 तक, और तीसरा दौर 1869 से लेके ताहाल कि जब ये लुग़त शाये हो रही है। तो हर लफ्ज की जो जो मानी दर्ज किए गए हैं उसकी सनद उसमें दी गई है, और उस सनद के बाद फिर उसका इश्तिकाक जिसे हम एटिमोलॉजी कहते हैं कि वो लफ्ज किस जबान से आया है, क्योंकि उर्दू को हम लश्करी जबान कहते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये बहुत सारी जबानों से मिलकर बन गई है, बल्कि हकीकत ये है कि इसमें बहुत सी जबानों के अल्फाज शामिल होते हैं और उर्दू वसअत कल्बी का मुजाहरा करते हुए उनको कबूल कर लेती है। तो अब कोई लफ्ज फारसी से आया है, अरबी से आया है, अंग्रेजी से आया है, या यूरोपी जबानों से आया है, पुर्तगाली से आया है, अतालवी से आया है, या बर्र-ए-सग़ीर की मकामी बोलियों से आया है, ये वजाहत भी उसके अंदर की जाती है। और फिर उस लफ्ज ने अपनी कोई शक्ल तब्दील की है, अपना कोई माना तब्दील किया, ये सब पे लिखा है। जैसे आम सी मिसाल मैं आपको दूं कि एक लफ्ज है जुलूस या जलसा, तो ये बुनियादी तौर पे अरबी लफ्ज है और इसका मतलब है बैठना, लेकिन आप बखूबी वाकिफ है, आप तो खबरें पढ़ते हैं या आप प्रोग्राम करते हैं न्यूज चैनल पे, तो आपको पता है जुलूस और जलसे से मुराद क्या ली जा रही है। तो ये तगय्युर भी इस लुगत के अंदर महफूज है। तो बुनियादी तौर पर इस तरह ये लुगत एक तारीखी और तहजीबी विरसे की पूरी हिफाजत है, जिसके अंदर 700 बरस से ज़ायद अरसे का डाटा मौजूद है। अरे नो डाउट। अच्छा, जिस तरह से भी आपने भी जिक्र किया, जो उर्दू लुगत बोर्ड की ये जो 22 जिल्दों में कई नस्लों की मेहनत शामिल है, किन बड़े अदीबों और शख्सियात के नाम आप समझते हैं तारिक साहब इस कारनामे में नुमाया है? देखिए, इस इदारे की जो बुनियाद रखी गई 1958 में रखी गई, और बाबा उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक साहब और जोश मलियाबादी इसमें पेश थे कि इन 2 बुजुर्ग शख्सियात की बदौलत ये इदारा कायम हुआ, और इसके अलावा और बहुत सारे अहबाब उनके साथ शामिल थे। फिर जब हम बात करते हैं कि उर्दू लुगत के लिए जो तारीखी उसूल का तरीका इख्तियार किया गया, तो उसमें ऑक्सफोर्ड के तरीके की पैरवी की गई। उसके लिए डॉक्टर इतरत हुसैन ज़ुबैरी साहब उनकी तजवीज़ थी जिस पे ये तरीका इख्तियार किया गया। और फिर पाकिस्तान के तूल अर्ज में और दुनिया भर में उर्दू का कोई नामवर अदीब व शायर ऐसा नहीं था जिसने किसी न किसी हैसियत में इस इदारे के लिए खिदमात सर अंजाम न दी हों। इब्तदाई तौर पर नसीम अमरोही साहब, डॉक्टर अबुल्लैस सिद्दीकी साहब, जमील जालवी साहब, डॉक्टर फरमान फतेहपुरी साहब और फहमीदा रियाज साहिबा आखिरी अरसे में, फिर अख्तर हुसैन रायपुरी साहब, इसी तरह डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला
और आप नाम लेते जाएं, जॉन एलिया जैसी शख्सियात इस इदारे में रही। और आलम यह था कि इतने बुजुर्ग लोग इस इदारे में मौजूद थे कि जब जॉन एलिया साहब इस इदारे से वाबस्ता थे तो उनके ऊपर मुदीर और फिर मुदीर आला हुआ करते थे। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस कामत के लोग इस इदारे से वाबस्ता रहे। और फिर शानुल हक हकी साहब का नाम सबसे अहम है कि उन्होंने बहुत अरसे तक रजाकाराना तौर पर इदारे के लिए खिदमात सर अंजाम दी। और क्योंकि अब मैं लुगत नवीसी के पस मंजर में अगर आपको बताऊं तो इसके इब्तदाई तौर पर यह होता था कि कार्ड नवीसी होती थी कि किताबें पढ़ने के बाद उसमें से सनद लेने के लिए अल्फाज निशानदत किए जाते थे और उसके कार्ड्स बनाए जाते थे। इदारे के पास ऐसे तकरीबन 14 लाख कार्ड्स महफूज हैं जिससे लुगत की मुरतब की गई है। और वो कार्ड इन नामवर अदीबों ने अपने हाथ से लिखे हैं, उन पर उनके इनिशियल मौजूद है। कहीं शानुल हक हकी साहब के आपको दस्तखत मिल जाएंगे, कहीं ताबिश दहलवी साहब के दस्तखत आपको मिल जाएंगे, किसी मकाम पे जॉर्ज साहब का लिखा हुआ कोई जुमला आपको मुयस्सर आ जाएगा, कहीं नसीम अमरोवी साहब, और इस तरह आप नाम लेते जाएं। अशफाक अहमद साहब का इस इदारे से ताल्लुक रहा, हिसामुद्दीन राशिदी साहब का इस इदारे से ताल्लुक रहा, डॉक्टर गुलाम मुस्तफा खान साहब, और आप नाम लेते जाएं। जो नाम बहुत तवील लिस्ट है। अब बिलाशुबा उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस इसमें मौजूद हैं। तो नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे जो उर्दू से कुछ दूर होती हुई आपको दिखाई दे रही है? देखिए, सिर्फ थोड़ी सी जुस्तजू करने की जरूरत है। नौजवान नस्ल शायद पहले के मुकाबले में उर्दू से ज्यादा करीब आ रही है, क्योंकि पहले आप कोई लफ्ज तलाश करना चाहते थे तो बहुत लोग होते थे कि अगर 10 लोगों के जहन में ख्याल आता था किसी लफ्ज के बारे में जानने के तो उसमें से 4 लोग शायद ऐसे होंगे कि जो लुगत देखते थे। अब टेक्नोलॉजी की बदौलत नई नस्ल गूगल करना चाहती है, तो इसी वजह से इदारे ने ये लुगत ऑनलाइन भी की हुई है कि वेबसाइट बनी हुई है, एप्लीकेशन की सूरत में मौजूद है। और अभी ये जिन कार्ड्स का मैं जिक्र कर रहा था वो भी कॉर्पस बहुत जल्द ऑनलाइन कर दिया जाएगा, उसका मंसूबा मुकम्मल हो चुका है, अनकरीब उसका भी इफ्तिताह होगा। और उसके अंदर जो अहम बात है कि आप सिर्फ थोड़ी सी जुस्तजू करें। आप अगर कोई अच्छा शेर सुनते हैं, उसको आप किसी जगह पोस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए दुरुस्त इमला का इंतखाब कर लें, क्योंकि आप आइंदा और मुस्तकबिल में यही आपका लिखा हुआ जो है वो उर्दू के नए खदोखाल के तयन करेगा। तो आपकी दिलचस्पी जबान से है तो थोड़ा सा जुस्तजू करके उसको सीख लीजिए। टेक्नोलॉजी आपकी मदद के लिए मौजूद है। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक बिन आज़ाद इंचार्ज उर्दू लुगत बोर्ड के हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे जिस तरीके से ये इतनी बड़ी पेशरफ्त हुई है तो आगे चलकर भी मजीद काम डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएगा और जो इदारा फ़रोग़ कौमी ज़ुबान है वो आइंदा भी उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करता रहेगा। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब हम जिक्र करेंगे मौसीकी से बेपनाह लगाव और गुलकार बनने की ख्वाहिश पर घर से निकाल दिए जाने वाले और फिर शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाला बड़ा सितारा कोई और नहीं बल्कि मियांवाली में पैदा होने वाला बड़ा गुलकार अताउल्लाह खान ईसा खिलवी साहब हैं। और प्यार से लाला के नाम से पुकारे जाने वाले अताउल्लाह खान ईसा खिलवी आज अपनी 74वीं सालगिरह मना रहे हैं। उन्होंने 7 मुख्तलिफ ज़बानों में 45,000 गीत गाए हैं और 1994 में उनका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया, जबकि हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमात का एतराफ़ किया और उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा। जी हाँ, हम एक बार फिर से उन्हें सालगिरह मुबारक कहेंगे, हमारे लिविंग लेजेंड है। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन आपको छोड़े जाएंगे अताउल्लाह साहब के खूबसूरत गीत के साथ।